सो डी लेवल प्रॉब्लम्स ऑन प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला प्रॉब्लम है डी इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ सी। देखो ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या है तो मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। सो सपोज हमारे पास वेन डायग्राम है, यहाँ मैं वेन डायग्राम निकाल रहा हूँ। दिस इज यूनिवर्सल सेट, ओके। इसके अंदर एक सर्कल है, दैट इज आवर ए सेट, सेट ए। सेट ए में समझो 1 और 2 है, 1, 2 है। यूनिवर्सल सेट में 3, 4, 5, 6 है, ओके। तो हमारा ए सेट क्या होगा, ए सेट इज 1, 2, ओके। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट विल बी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, बराबर है। सो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स डैश दिखाते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो ए में अब्सेंट है। देखो ए में अब्सेंट है बट यू में मीन्स यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट को बोलते हैं एक सेट ऑफ अब्सेंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, देखो यहाँ लिखता हूँ, सेट ऑफ अब्सेंट एलिमेंट। तो जो जो ए में अब्सेंट है उनका एलिमेंट हमें सेट बनाना है। तो कौन अब्सेंट है, 3, 4, 5 और 6, इसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। वैसे ही हमारे इसमें देखो डी इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ सी, तो सी का वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, मीन्स हम बोल सकते हैं देयरफॉर सी कॉम्प्लीमेंट इज डी। समझ में आया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, ये भी बोल सकते हैं। ये दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सी में क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या दिया है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 1/5, ओके। एंड यूनिवर्सल सेट P ऑफ U, यूनिवर्सल सेट का प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, बिकॉज यूनिवर्सल सेट में सारे आउटकम आते हैं, तो ऑलवेज उसका प्रोबेबिलिटी इज 1, दैट इज हम ये श्योर प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, श्योर इवेंट। सो यूनिवर्सल इवेंट इज श्योर इवेंट, तो इसका 1 है। तो हमें अगर सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, P ऑफ U माइनस P ऑफ C। अब C में कौन कौन अब्सेंट है ये निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल से सारे माइनस करने पड़ेंगे, तब हमें अब्सेंट एलिमेंट अब्सेंट प्रोबेबिलिटी मिलेगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ U इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज 1/5। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो 1 माइनस करना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5 इंटू 1 इज 5 माइनस 1/5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सी इवेंट, उसी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इवेंट कहेंगे। वो कितना आएगा, अब देखो 5 में से 1 गया, 4/5। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सी इज 4/5। अब वो यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सी इवेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको डी एक नाम दे दिया यहाँ पर। ये डी देखते ही आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर दूसरा कंफ्यूजन आता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यूनिवर्सल माइनस दिया जिसका कॉम्प्लीमेंट्री है वो सेट। अब यहाँ पर किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, सी का, तो सी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5, बराबर है। और यूनिवर्सल सेट का प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है, दैट इज P ऑफ U इज ऑलवेज 1, ओके। इतना ध्यान में रखना, P ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 1, तो P ऑफ U माइनस P ऑफ C इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ C। समझ में आया। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ C इज D इवेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ D इवेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फिर P ऑफ U माइनस P ऑफ C, दैट इज 1 माइनस 1/5।
So 5 minus 1 upon 5 is the probability of complementary event. So 4 upon 5 is the, and D is the complementary event, इसलिए मैंने P of D is 4/5 लिख दिया। समझ में आया? अब जाते हैं, समझो नहीं भी समझ में आया तो मैं इसका वीडियो आज डाल दूंगा, आपको वो पता चल जाएगा, आप उसको बार बार देखिए, ठीक है? थोड़ा एक दो बार अगर सॉल्व करके देखेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल इवेंट इज ऑलवेज 1, ओके? 1 माइनस गिवन प्रोबेबिलिटी इज द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, इतना ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ई प्रोबेबिलिटी 3/10 इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट विल हैपन। कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितना दी है? दैट इज 3/10। समझ में आएगा? 3/10 इज द गिवन प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट विल श्योरली हैपन, या इवेंट विल हैपन विद द प्रोबेबिलिटी 3/10, ओके? तो दिए गए इवेंट की ये प्रोबेबिलिटी हमारे हाथ में है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट हैपन? अब हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, सो हैपनिंग का कॉम्प्लीमेंट्री इज नॉट हैपनिंग, वैसे ही नॉट हैपनिंग का कॉम्प्लीमेंट्री इज हैपनिंग। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी सिर्फ हैपनिंग का प्रोबेबिलिटी देखते हैं। हैपनिंग का प्रोबेबिलिटी इज नॉट हैपनिंग। तो पहले हम इवेंट लिखते हैं, लेट इवेंट ए इज एन इवेंट दैट विल हैपन, जो गारंटेड होने वाला है। सो देयरफॉर हमें क्या दिया है कि P ऑफ A इज गिवन, दैट इज टू बी 3/10 दिया हुआ है, ओके? अगेन वी हैव टू फाइंड P ऑफ देन उसका कॉम्प्लीमेंट्री दैट विल नॉट हैपन, उसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। दिस वी हैव टू फाइंड। अगेन वी नो दैट अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो P ऑफ U भी कंसिडर करना पड़ेगा यूनिवर्सल से, दैट इज 1, बराबर है? सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A विल नॉट हैपन इज दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी इज P ऑफ U माइनस P ऑफ A। वेरी सिंपल। सो 1 माइनस 3/10, okay? So 1 minus 3/10 means 10 minus 3 is 7, या अगर नहीं समझ में आता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, that is 10 minus 3 upon 10. This is the probability of event A will not happen. So that is 7/10. So P of A कॉम्प्लीमेंट इज 7/10। इतना सिंपल था। सो देयरफॉर यहाँ आंसर भी लिख सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट विल नॉट हैपन इज 7/10। वो कितनी है? 7/10, ओके? सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, ये ओल्ड सिलेबस में हॉट्स में दिया गया था। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 फ्राइडेज इन अ लीप ईयर। अब वी नो दैट, क्या पता है हमें? अ लीप ईयर, has how many days? 366. Normal year has 366 days. How many days leap year have? That is 366. One day is more. जो 29th ऑफ फरवरी जो एक्स्ट्रा होता है, इसलिए नॉर्मल जो हमारा
ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 360। अगर हम 366 को 7 से डिवाइड करके उसमें कितने 366 डिवाइडेड बाय 7 अगर करेंगे, ताकि हमें पूरे ईयर में कितने वीक बनेंगे वो समझ में आएगा। सो 7 5 आर 35, कितना हो गया? सो एक बचा और ये 16, 7 2 आर 14, तो कितने बचे? 2। सो दीज आर रिमेनिंग डेज। एंड दीज आर कंप्लीट वीक। इतने हफ्ते हमें पूरे 7 दिन के इतने 52 हफ्ते मिलेंगे। वीक कितने मिलेंगे? 52। फिर भी हमारे पास 2 दिन बचेंगे। कितने दिन बचेंगे? 2 दिन। अब हर हफ्ते में एक बार फ्राइडे आता है, तो ये 52 फ्राइडेज आर क्लियर। हमारे 52 फ्राइडे मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटेड। लेकिन अब हमें देखना है कि इन 2 दिन में फ्राइडे कितनी बार आने के चांस है। तो लगातार 2 दिन आएंगे। अब 2 दिन आएंगे तो ऐसे तो नहीं होगा कि एक होगा ट्यूसडे एंड दूसरा होगा संडे, ऐसा तो नहीं होगा। ये 2 दिन भी लगातार होंगे, बराबर है। समझो हमारा 52 फ्राइडे का लास्ट डे समझो थर्सडे आता है, तो नेक्स्ट बचे हुए 2 दिन में क्या आएगा? फ्राइडे सैटरडे। समझ में आया? समझो 52 फ्राइडे में 52 वीक में लास्ट डे आया समझो सैटरडे, तो हमारा 2 दिन बचेंगे, क्या रहेंगे? दैट विल बी संडे एंड मंडे। तो इस तरीके से हम इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे। सो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर देयर विल बी 52 वीक्स एंड 2 days more. Okay, so therefore there are 52 Fridays. Surely कितने फ्राइडे होंगे? 52 फ्राइडे इन 52 वीक्स। सो 52 हफ्ते में 52 फ्राइडे ज़रूर होंगे, शुक्रवार आएंगे। सो फॉर रिमेनिंग 2 days, what can be the combination? What can be the combination of consecutive days? जो 2 दिन कॉन्जिक्यूटिव आने वाले कॉन्जिक्यूटिव डेज का कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबिलिटीज़ है? सो दैट विल बी आवर सैम्पल स्पेस। सो पहला लेते हैं हम, समझो मंडे आया और ट्यूसडे, ये 2 दिन है। पहला दिन मंडे है, ये 2 दिन में से जो एक्स्ट्रा है उसमें का पहला दिन मंडे आया, दूसरा दिन ट्यूसडे आया। फिर दूसरे इवेंट में क्या हुआ कि पहला दिन ट्यूसडे आया और दूसरा दिन वेंसडे हो सकता है। अब हम सिर्फ 2 दिन की ही बात कर रहे हैं। 2 दिन में का पहला दिन दूसरा दिन, पहला दिन दूसरा दिन, समझ में आए? ऐसे हम कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि पहला दिन वेंसडे हो और दूसरा दिन फिर क्या आएगा? थर्सडे। ओके, हो सकता है कि पहला दिन थर्सडे हो और दूसरा दिन फ्राइडे हो। ओके, हो सकता है पहला दिन फ्राइडे हो, दूसरा दिन होगा कॉन्जिक्यूटिवली आने वाला नेक्स्ट आएगा सैटरडे बराबर से। समझो सैटरडे पहला दिन हो और नेक्स्ट आएगा फिर संडे, बराबर है। और हो सकता है कि पहला दिन संडे हो और दूसरा दिन मंडे हो। बस इतने ही कॉम्बिनेशन यहाँ पॉसिबल है। समझ में आया क्या? अब हम ये 52 श्योरली फ्राइडे आ गए हमारे हाथ में, उसके बारे में भूल जाओ अभी। अब बचता है ये 2 दिन में कितनी बार फ्राइडे आने के चांसेस है। तो कॉन्जिक्यूटिवली 2 टाइम्स हमारा फ्राइडे आने का चांस है। दैट इज़ यहाँ देखो कि पहला दिन अगर थर्सडे आया और दूसरा फ्राइडे आया तब भी हमें
हमारे 53 फ्राइडे होंगे। अगर पहला फ्राइडे आया और दूसरा सैटरडे आया तब भी हमारे पास कितने फ्राइडे होंगे? 53 फ्राइडे। तो हमारे जो रिक्वायर्ड इवेंट्स है वो 2 है। सो देयरफॉर इवेंट ए में हम लेते हैं इवेंट ए दैट देयर आर 53 फ्राइडे। अब 53 फ्राइडे होने के 2 ही आसार है हमारे पास, 2 ही पॉसिबिलिटीज है कि बचे हुए दिन में अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आया थर्सडे फ्राइडे का तो हमारे 53 होंगे, या फिर फ्राइडे सैटरडे का आएगा तो भी हमारा 53 फ्राइडेज होंगे। सो देयरफॉर एन ऑफ ए विल बी 2। कितने हमारे पास पॉसिबिलिटीज है? ब्रैकेट 2 ब्रैकेट है। सो एन ऑफ ए इज 2। So therefore probability of 53 Friday, that is probability of A is n of A upon n of S. So n of S हमारा कितना था? n of S हमने लिखा ही नहीं। So therefore n of S लिख लेता हूँ। कितने हैं वो? 1 2 3 4 5 6 7। So 7 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? दैट इज 2 upon 7। So therefore probability of A is 2/7। So 53 फ्राइडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/7। 7 में से 2 बार हमारा 53 फ्राइडे मिलेंगे। समझ में आया? तो ये बहुत ही बढ़िया है कि एग्ज़ाम में कोई टीचर फ्राइडे की जगह पे दूसरा डे ले सकते हैं कि 53 संडे, 53 मंडे, 53 ट्यूसडे, कुछ भी लिया तो भी हमारा यही आएगा। बट उसमें सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हम समझो 53 मंडे बोला है तो हमारे 2 ही इवेंट आएंगे, दैट इज़ मंडे ट्यूसडे एंड संडे मंडे। तो उसमें भी हमारा 2/7 ही आएगा। बट हमें इवेंट लेते वक्त आउटकम लेते वक्त अलग लेने पड़ेंगे, मंडे ट्यूसडे संडे मंडे। समझ में आया क्या? तो टीचर ये वेरिएशन कर सकता है, बहुत ही सिंपल सा वेरिएशन है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। समझ में आया? आप लोग भी खुद ट्राई कर सकते हो इसको, बहुत बढ़िया है। समझने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है लेकिन एक बार समझ में आया कि बहुत बढ़िया जाता है। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 इज अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। जार में कितने मार्बल्स है? 24। some are green, some are blue. So number of green marble and number of blue marble are not given. सिर्फ बताया है कि there are green marbles, there are blue marbles. ओके, तो अब देखो यहाँ नंबर तो कुछ पता नहीं, तो n of A, n of B कैसे निकालेंगे? n of green, n of blue निकाल नहीं सकते। बट एक चीज आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, टोटल इज गिवन। व्हाट इज गिवन? टोटल इज गिवन। अनदर थिंग आगे दिया है, if a marble is drawn at random from the jar, the probability of it being green is, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दी है दैट इज 2/3। कितनी दी है? 2/3। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार। अब देखो 3 मीन्स क्या है? 3 में से 2, तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? ग्रीन की। और किसकी प्रोबेबिलिटी कम है? तो दैट इज ब्लू की। समझ में आएगा? 3 में से 2 ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है, मीन्स ग्रीन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो ग्रीन मार्बल विल बी मोर। ओके, और ब्लू का प्रोबेबिलिटी अभी कम रहेगा तो हम क्या करते हैं? जो कम है उसको एज्यूम करते हैं x, लेकिन उसके पहले लिख लेते हैं द टोटल मार्बल्स इक्वल टू 24। ओके, सो देयरफॉर हमारा टोटल मतलब सैंपल स्पेस हो गया। सो n of s इक्वल टू 24 लिख लेते हैं। नाउ वी विल एज्यूम लेट नंबर ऑफ मार्बल, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल, छोटा है ना वो, हम छोटे को हमेशा वेरिएबल असाइन करते हैं ना, तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल इक्वल टू
एक्स एज्यूम करते हैं. सो ग्रीन मार्बल विल बी, सो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल कितने होंगे? 24 माइनस एक्स. देखो 24 में से ब्लू निकाल दो तो बचेंगे ग्रीन. हमें हमारे पास भले ही एक्स हो लेकिन वो पता नहीं, लेकिन फिर भी हमने एक्स तो कंसिडर किया है, तो वो माइनस कर लेते हैं 24 माइनस एक्स, बराबर है. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी या नंबर ऑफ, या हम बोल सकते हैं, ये मैं यहाँ रफ कर देता हूँ, हम बोल सकते हैं देयरफॉर एन ऑफ ब्लू मार्बल्स विल बी एक्स एंड एन ऑफ ग्रीन मार्बल्स विल बी 24 माइनस एक्स. ओके, सो यहाँ पर देते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, लेट इवेंट लिख लेते हैं, इवेंट लेट G इज द इवेंट. हमारा क्वेश्चन क्या था? फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, बराबर है, और प्रोबेबिलिटी ग्रीन की दी है, तो हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकाल लेते हैं. सो G इज द इवेंट दैट मार्बल इज ग्रीन. जो निकला वो ग्रीन मार्बल है, इसकी इवेंट क्या है? G. तो G इवेंट में क्या होगा? G इवेंट में 24 माइनस एक्स होगा. सो देयरफॉर n ऑफ G विल बी 24 माइनस एक्स. ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ G निकालते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ G इक्वल टू क्या होगा? n ऑफ G अपॉन n ऑफ S. ओके, सो n ऑफ G कितना दिया हुआ है? ऑलरेडी दिया है, दैट इज 2/3. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/3. n ऑफ G कितना है? दैट इज 24 माइनस एक्स, और n ऑफ S इज मेरे पास 24 अवेलेबल है. ओके, अब देखो इसमें से x की वैल्यू मिल जाएगी, डायरेक्टली हमारा ग्रीन होगा. देखो मैंने G का प्रोबेबिलिटी क्यों निकाला? बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ G इज गिवन. P ऑफ G कितना है वो? दैट इज 2/3 दिया है, इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ G कंसिडर किया, इवेंट G कंसिडर किया. ओके, अब हमारे पास दो इक्वल रेशो है तो सिंपल है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 2/3 इंटू 24 इक्वल टू 24 माइनस एक्स. अब मैंने 24 को इधर भेज दिया, ठीक है. सो 3 1 जार 3 8 जार एंड 8 2 जार 16. सो 16 इक्वल टू 24 माइनस एक्स. फिर हम x को इधर भेज देते हैं, 16 को नंबर की तरफ. सो x इक्वल टू 24 एज इट इज माइनस 16 हो जाएगा, प्लस 16 है, इधर जाते ही क्या होगा? माइनस 16. सो x इक्वल टू कितना होगा अभी? दिस इज 8. ओके, सो व्हाट इज x? x इज नथिंग बट ब्लू मार्बल्स. देयरफॉर नंबर ऑफ, देखो आसानी से आएगा, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इक्वल टू x इक्वल टू 8. समझ में आया? लगे तो हम एक बार इसको फिर देखो. अब क्वेश्चन नंबर 5 इज अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स. देखो कितने हैं? 6 रेड बॉल्स है एंड कुछ ब्लू बॉल है. टोटल नहीं दिया है, रेड बॉल दिया है, ब्लू नहीं दिया है. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज ट्वाइस नहीं, थ्राइस दैट ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल. फाइंड. अब यहाँ पर देखो कंडीशन फॉर्मेट में उन्होंने रेड और ब्लू का प्रोबेबिलिटी दिया है. फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग. अब हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ, हम करते हैं लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स
बी एक्स. ओके, therefore n of blue b is equal to x and number of red ball इक्वल टू 6 है. therefore नंबर ऑफ टोटल कितना होगा, नंबर ऑफ टोटल बॉल्स इक्वल टू 6 प्लस ब्लू, रेड प्लस ब्लू, दैट इज 6 प्लस एक्स. ये हमारा टोटल हो जाएगा. देयरफॉर एन ऑफ एस इज टोटल, तो ये हो जाएगी 6 प्लस एक्स. समझ में आया? ये बहुत ही सिंपल है. सो देयरफॉर अब एज पर कंडीशन तो हम एक बार कंडीशन फिर से पढ़ते हैं. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल मीन्स P of B, that is blue ball, is from the bag is का मतलब equal to thrice का मतलब 3 times, 3 into times का मतलब into thrice probability of red ball, that is P of R. ओके, समझ में आया क्या? मैंने कंडीशन लिखा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ड्रॉइंग ब्लू बॉल इज मतलब इक्वल टू थ्राइस मतलब 3 into 3 times एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या होगी, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस. ओके, दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स. 3 into प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगी, एन ऑफ आर अपॉन एन ऑफ एस. ओके, वेरी सिंपल. अब एन ऑफ बी कितना है, ब्लू बॉल हमारे पास कितने हैं, एक्स, और एन ऑफ एस कितना है, 6 प्लस एक्स. सो सैम्पल स्पेस हमारा 6 प्लस एक्स है. यहाँ पर देखो 6 प्लस एक्स. सो 3 into अब एन ऑफ आर कितना है, रेड बॉल कितने हैं हमारे पास, 6. एन ऑफ एस कितना है, 6 प्लस एक्स. ओके, तो इस तरह से हमारे हाथ में ये एक इक्वेशन आ गया है. तो देखो अब हम करते हैं क्रॉस, इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं. x अपॉन 6 प्लस एक्स इक्वल टू 3 into 6 इज 18 अपॉन 6 प्लस एक्स. मैंने इसको सिंपल 2 रेशो बना दिए. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बात बन जाएगी. क्रॉस मल्टीप्लाई में बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत वाला है ही नहीं. देखो ये चीज़ ऑब्जर्व करो थोड़ा सा. 6 प्लस एक्स दोनों तरफ है, बराबर है. अगर मैं इस 6 प्लस एक्स को इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, वो x इक्वल टू 18 अपॉन 6 प्लस एक्स. अब ये इंटू हो जाएगा 6 प्लस एक्स. अब हमें मालूम है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो ये कट हो जाएंगे. तो ऑब्वियसली हमारे हाथ में क्या आ गया, x इक्वल टू 18. कितना सिंपल था. सो व्हाट इज x? x इज नथिंग बट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, बराबर है. तो हमारा आंसर अब यहाँ पर आ गया. देयरफॉर, या नीचे लिखता हूँ, देयरफॉर द नंबर ऑफ ब्लू बॉल in the bag are 18. नंबर 6 देखते हैं. तो 6 में है, इन अ सर्टन रेस देयर आर, देखो हाँ, इन अ सर्टन रेस देयर आर 3 बॉयज. कितने बॉयज हैं, 3 बॉयज खेल रहे. यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, सेम तरह के नाम दे सकते हैं, या यहाँ पर इन्होंने सिंपल वे में दिया है A B C. द विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज ट्वाइस दैन B. ओके, सो विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है A का B से ट्वाइस है, मीन्स ज़्यादा किसका है, A का. ओके, फिर B. अब नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं, द विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज ट्वाइस दैन C.
अब बी का प्रोबेबिलिटी सी से भी डबल है, मीन्स सबसे कम प्रोबेबिलिटी, वेरी लेस प्रोबेबिलिटी किसका है? सी का लेस प्रोबेबिलिटी. सो लीस्ट प्रोबेबिलिटी या लेस प्रोबेबिलिटी इज ऑफ सी. तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको x कंसिडर करते हैं. लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ c इक्वल टू x. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या होगी? ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ c. बराबर है. देखो यहाँ कंडीशन उल्टा जाना है. द विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ c. इसीलिए मैंने ट्वाइस pc कर दिया. दैट इज 2 इंटू सी का कितना है? x, तो ट्वाइस x. अब विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ b, p ऑफ b. बट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ b? यहाँ पर हमने निकाला है वो, दैट इज ट्वाइस x. सो 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज ट्वाइस x. सो यहाँ मैंने ट्वाइस x लिखा. तो कितना हो गया? 2 इंटू 2 4x. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ a? 4x. Probability of b 2x and probability of c is x. But as per condition उन्होंने उस probability का एक condition दिया है कि p of a plus p of b plus p of c equal to 1. So अब हम यहाँ पर देखो, p of a is 4x, that is 4x. p of b is, अरे उघड़ना, p of b is 2x and p of c is x equal to 1. तो कितना हो गया? कितने x हो गए हमारे पास? 6 plus 1 7x. 7x equal to 1. So therefore x equal to 1 upon 7. So this is x वैल्यू. अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 4x मीन्स 4 इंटू 1/7. सो इट इज 4/7. ओके. प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज 2x. सो 2 इंटू 1/7. सो इट इज 2/7. And probability of c is x, that is 1/7. So in this way we can calculate the probability of each boy.